नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, टाटा मोटर शेयर के अंदर अगर आप लोगों की रुचि है तो ये वीडियो आपके लिए खास है। दोस्तों, टाटा मोटर शेयर के अंदर जिन भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, आज कहीं ना कहीं वो 40 से 45% के लॉस पे चल रहे होंगे जिन्होंने ऊपर के लेवल पे से खरीदा था। और आज कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसे एवरेज कर चुके होंगे 654 के करीब। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो टाटा मोटर शेयर के अंदर अभी भी एक इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि ये स्टॉक मुझे आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद ऊपर के लेवल पे पोजीशन तो बनाई नहीं डरते हुए, और आज 644 जब ये टाटा मोटर का शेयर आया है तो सोच रहे हैं कहीं और ना गिर जाए, मैं एवरेज करूं या मैं नई इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। हर किसी की आज एक अलग थिंकिंग होगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी गिरता जा रहा है, हर एक सेक्टर गिरता जा रहा है और ये टाटा मोटर का शेयर भी उसी सेक्टर के अंदर पिट गया। काफी सारे लोग इसमें ट्रैप हो चुके हैं और काफी सारे लोगों की नजर में ये स्टॉक आ चुका है। तो मैं आप सबको बस इतना कहना चाहूंगा, टाटा मोटर शेयर के अंदर अगर आपने नजरें गड़ाई हुई हैं, चाहे वो टाटा मोटर शेयर को ऊपर के लेवल पर लेकर बैठा है, चाहे वो टाटा मोटर शेयर को आज नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनसे बस एक ही चीज बोलूंगा कि कृपया करके कंप्लीट वीडियो देख के जाना। इस वीडियो के बाद आप निराश नहीं होगे, आपका डिसीजन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो टाटा मोटर शेयर में रुचि रखने वाले वीडियो एंड तक जरूर देख के जाना। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की बात करना चाहूंगा जो टाटा मोटर शेयर को लेकर बैठे हैं ऊपर के लेवल पर। तो आप लोगों को क्या पता है कि टाटा मोटर के ओनर का कितना हिस्सा है? तो प्रमोटर उसे बोलते हैं। तो प्रमोटर का जो हिस्सा है वो आज 42.58% रह गया है। अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन 50% जिस भी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी होती है उसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। एज अगर आप गुड इन्वेस्टर की कोई एक निशानी मान के चलें तो उसका ये रूल रहता है। लेकिन हर कंपनी ऐसा नहीं होता कि आपको 50% हिस्सेदारी मिले प्रमोटर की, कभी ज्यादा भी होती है, कम भी होती है। तो हम एक नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक चीज जरूर है कि पहले इसकी 46% हिस्सेदारी थी, अब 42 हो गई है सितंबर से। तो क्या इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला? क्या इसी वजह से स्टॉक गिर रहा है? तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर होता है तो क्या उस सेलिंग प्रेशर को किसी ने हैंड दिया, हैंड टू हैंड मिला? क्या उसे सपोर्टिंग हैंड मिले? तो सपोर्टिंग हैंड कौन होता है? सपोर्टिंग हैंड होता है एफआईज, डीआईज। अगर ये लोग खरीद लेते हैं तो वो एक सपोर्टिंग हैंड होता है। तो ध्यान रखो, एफआईज पे अगर आप नजर मारोगे तो आपको दिखेगा एफआईज ने थोड़ा सा माल 2% खरीदा था, फिर उन्होंने बेच दिया। डीआईज की बात करोगे तो इन्होंने भी थोड़ा सा माल खरीदा, लेकिन ज्यादा माल नहीं खरीदने को मिला। पब्लिक की बात करें तो यहां पर पब्लिक ने माल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खरीदा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी स्टॉक में सेलिंग होती है तो वहां पर बड़े प्लेयर की जो रुचि है ना वो बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब यह है, प्रमोटर ने जो माल बेचा था ना तो वो एफआईज ने ज्यादा खरीदा और ना ही डीआईज ने ज्यादा खरीदा। तो खरीदा किसने? पब्लिक ने। और पब्लिक कभी भी एक स्टॉक को नहीं चला सकती, एक बात ध्यान रखना। इसी वजह से जो ऊपर से सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, अच्छी खासी जो सेलिंग इस स्टॉक में देखने को आई, उसका कहीं ना कहीं एक मेन रीजन ये भी रहा। लेकिन हाँ, मार्केट गिरा, उसके साथ ये भी गिर गया। जिस तरह से ये 40-45% के लॉस के ऊपर चल रहा है, यानी कि जो इसको नुकसान हुआ है शेयर के अंदर, कहीं ना कहीं उसकी मेन वजह ये भी हो सकती है। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसके नेगेटिव इंपैक्ट से भी स्टॉक प्राइस गिरा है। लेकिन अब आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना है कि क्या एफआईज, डीआईज, प्रमोटर को तो छोड़ दीजिए, क्या एफआईज और डीआईज दोबारा खरीदने के लिए आएंगे? जैसे कि आप देख रहे हो 16.42 थे, 16.85 हो गए। प्रमोटर की बात करोगे, देखो 14.58 थे, ये इतने ही हैं। डीआईज की बात करोगे, ये कितने थे? 16.42, 16.85। यानी कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं? निचले लेवल पे दोबारा खरीद रहे हैं। तो एक बात तो आप लोग ध्यान रखो कि भैया, ऊपर के लेवल पे जो आपने प्राइस अगर किसी ने खरीदा है, वो बंदा कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुका है। उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी जिसमें आपने खरीदा और बड़े प्लेयर ने बेचा हुआ है, जैसे कि आप प्रमोटर को देख रहे हैं।
दिसंबर 2023 में आप देख सकते हो कि डीआईस ने भी बेचा हुआ है, ठीक है। आप एफ का देख सकते हो, इन्होंने भी 20 से 18 कर लिया। तो जाने कि ऊपर के लेवल पे 1900 का जो लेवल था वहां पे एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिला है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो अगर आप उस प्राइस पे हैं तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन क्या अब यहां लेना चाहिए? जैसे कि हमें डीआईस की थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, प्रमोटर की तो नहीं मिली, एफ की अगर एक्टिविटी करें तो इतनी ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा माल खरीदा है, तो क्या हम भी इनके साथ खरीदें? तो सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आपने जो माल खरीदा है, प्राइस आपका गलत हो सकता है लेकिन कंपनी गलत नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर एफ डीआईस की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, एमएफ की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो आपने जो पैसा लगाया है, पैसा आपने सही जगह लगाया है, सही कंपनी में लगाया है, लेकिन लगाया आप लोगों ने गलत टाइम पे है। ये सबसे बड़ी आप लोगों से गलती आप कह सकते हो गई है। लेकिन अगर आप एक एवरेज करने वाले बंदे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत नहीं हो, आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, एक अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हो। कैसे? डिटेल में आप लोगों को समझाता रहूंगा, समझते रहना। इसके पहले एक चीज बोलूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। जो लोग आर्टिकल रीड करना पसंद करते हैं, कंपनी की हिस्ट्री, उनके प्राइस, थोड़े फंडामेंटल सारी चीजें, उनके लिए मैंने एक आर्टिकल पोस्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, इसे रीड जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो वापस आते हैं। तो ध्यान रखो, आपने पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है, ये आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप ऊपर के लेवल पे लेके बैठे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट है कि इसका बिजनेस ग्रोथ कैसी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो जी हाँ, कंपनी अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा प्रॉफिट में आई थी बीच में यहां पर, ठीक है। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी को हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है? तो जी हाँ, कंपनी प्रॉफिट को कैश में भी कन्वर्ट कर पा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी, ठीक है ना। प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अगर इनकी इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनको जो पैसा आ रहा है वो मेन सेल से ही आ रहा है, यानी कि इनके मेन बिजनेस से ही इनको जो पैसा है वो आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभार क्या होता है, कंपनी ना प्रॉफिट दिखाने के लिए कहीं अपनी एसेट्स बेच रही होती है, बड़ी सारी चीजें बेच के दिखा देती है, तो ऐसा नहीं है, इनका पैसा इनको मेन बिजनेस से ही आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कर्जे की। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कंपनी का जो कर्जा था वो काफी कम हो गया है, 1 के करीब आ गया है। लेकिन अभी भी ये कंपनी रिस्की है, बट टाटा की कंपनी है तो आने वाले टाइम में समय में सर्वाइव तो कर ही लेगी। तो ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना कर्जा खत्म किया है, ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही नीचे की तरफ ये ग्राफ जाता गया डेब्ट टू इक्विटी का, तो आप लोगों को बहुत अच्छा इसमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा सीधा बैलेंस शीट के ऊपर। क्या कंपनी कैश रिच है या फिर नहीं है? तो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के कैश रिच होने की बात करें तो हम कंसोलिडेशन के बेसिस पे ही देखेंगे। जब भी किसी कंपनी का बिजनेस देखना है, हमेशा कंसोलिडेशन। देखो, कंपनी की मार्केट शेयर कैपिटल जो है बहुत छोटी सी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में रिजर्व एंड सरप्लस बहुत बड़ा है इनके पास, ठीक है। बाकी कर्जा तो आपको बता दिया, वो तो आपको देखने को मिलेगा ही, वो मैंने पहले ही रेशो बता दी, तो आपको वहीं से अंदाजा जो है वो हो गया होगा। इसके अलावा इनके पास जो पैसा आने वाला है, जहां इन्होंने देना है, तो 16,951 करोड़ इनके पास आएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री मैनिपुलेट हो सकती है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी इन्होंने दिए हुए हैं। एडिशनल कैश एंड इक्विवेलेंट इनके पास पड़ा हुआ है। तो कंपनी की एक चीज तो है कि कंपनी कैश रिच है, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, आने वाले समय में कंपनी सरवाइव कर सकती है। तो एक चीज, आपका पैसा बड़े जहाज के साथ है, डोंट वरी, ये जहाज डूबेगा नहीं, उड़ने की ही उड़ान में ही रहेगा। दूसरा, बैलेंस शीट के हिसाब से देखें तो कंपनी कैश रिच है, आने वाले समय में सरवाइव कर सकती है अगर आने वाले समय में कुछ गड़बड़ भी होती है तो दो चीजें तो आपकी क्लियर हो गई। अब आती है टेक्निकल बात, जिसके बेसिस पे आपको यह पता चलता है कि भैया आपने गलत डिसीजन लिया था या फिर सही था। देखो, अभी काफी सारे लोगों की बत्ती गुल होगी क्योंकि ऊपर के लेवल पे है। काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे गिर जाएगा, ये होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत एक अच्छा लेवल है। ये लेवल है 638 से 601 का, जहां पे बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई थी और उसके बाद ही एक ट्रेंड देखने को मिला था, ठीक है। तो ध्यान रखो, अभी ये दोबारा इसी लेवल पे आया है, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहीं से आपको एक वी रिकवरी देखने को मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है यहां से फॉल करके 511 से 450
485 414 चला जाए, तो आप बोलोगे भैया यहाँ से वी रिकवरी आएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगा। डोंट वरी, आप लोगों की ये कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूं। तो देखो यहाँ पे एक पैटर्न बनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ऊपर के लेवल पे लिया है 105 से 939 के लेवल के में आपने कहीं लिया था, तो ध्यान रखो आपको बिना आगे पीछे देखे कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक एवरेज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है, कंसोलिडेशन का लेवल है। ठीक है, तो आप अगर कैपिटल रखते हैं तो ये एक एवरेज का पॉइंट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकल जानते हैं तो आप यहाँ पे रिवर्सल का वेट कर सकते हैं। अब रिवर्सल के लिए एक पैटर्न बनना चाहिए। अभी ना एक कैंडल बनी हुई है, बट जो नेक्स्ट फॉर्मिंग कैंडल हो रही है ना वो प्रॉपर नहीं बनी है, तो बेटर होगा कि यहाँ पे थोड़ी सी 1 2 4 5 कैंडलें बने और उसके बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं एक फ्रेश एंट्री के साथ भी। जो एवरेज करना चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं 601 638 के लेवल के साथ ही एवरेज कर सकते हैं और यही स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप बोलोगे यार मैंने ऊपर के लेवल पे लिया, आप बोल रहे हो यहाँ पे मैं ये वाला स्टॉप लॉस लेके करूं तो मेरे एवरेज करने का क्या फायदा हुआ। देखो यार होता क्या है, समटाइम एक अच्छे लेवल पे आने के बाद स्टॉक क्या करता है, जानबूझ के लोगों को ट्रैप करता है, रिवर्स करता है और फॉल कर जाता है। तो उससे बचने के लिए, क्योंकि एवरेज ही करनी है तो यहां के बजाय हम यहां भी तो कर सकते हैं, तो छोटा सा लॉस ले लेंगे, लेकिन अगर यहीं से ऊपर चला गया तो आपका प्राइस भी वापस आ जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप यही मान के चलिए कि मैंने ऊपर के लेवल पे तो लिया, लेकिन भैया मैंने जो यहां पे गलती की, जो मैंने यहां पे स्टॉप लॉस नहीं डाला और मैं वेट करता गया, वो गलती मैं यहां नहीं करूंगा। यहां मैं क्या करूंगा, मैं एक रिवर्सल का वेट करूंगा। अगर एक रिवर्सल के हिसाब से कोई पैटर्न आता है, कोई ब्रेकआउट आता है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, अगर आप इसकी एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकआउट आता है, आप छोटा सा स्टॉप लॉस डालो ऊपर की तरफ 9361045 का टारगेट ले लो। आप बोलोगे यार मैं तो एवरेज कर रहा हूं, ऊपर से आप बोल लो सेलिंग भी करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बताना चाहूंगा अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहीं से दोबारा फॉल आने के चांसेस हैं। तो बेटर होगा अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, आपका ये टारगेट आता है, प्रॉफिट बुकिंग करो। कोई बात नहीं, आप ऊपर के लेवल पे फंसे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट बुकिंग करो। आप इस पैसे को अपने पास रखोगे और निकल गया ऊपर तो आपके पास ये तो है ही, है ना। लेकिन अगर आप यहीं पे रख लेते हो और यहां से रिवर्सल आता है तो कोई फायदा नहीं है। तो यहां से अगर रिवर्सल आता है आप दोबारा यहीं कहीं ले लो, आप दोबारा कोई यहां पे आता है तो आप दोबारा ले लो। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहीं पे इस तरह से कंसोलिडेशन चल जाए, तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, लाइक जरूर करना। आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना, ठीक है। तो हमारा, मेरे को जो लगता है कभी कभार क्या होता है जानबूझ के लोगों के एसएल लिए जाते हैं, तो आई बिलीव दैट यहाँ पे ना एक हायर हाई का पैटर्न बन जाए प्लस कोई ब्रेकआउट आ जाए। जैसे अभी ये ट्रेंड लाइन पे है, एकदम से अगर ब्रेकआउट आ गया तो मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता करके हायर हाई बनाता है तो बाइंग कर लो, ये 601 का स्टॉप लॉस रख लो। बाकी जो लोग फ्रेश एंट्री करते हैं वो वेट करें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का, दूसरा या यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए। जो एवरेज करना चाहते हैं, कुछ पैसा है, हाँ आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से मार्केट की कंडीशन है आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक कंफर्मेशन ले लो, ब्रेकआउट आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ब्रेकआउट कैसे आता है, आप सीखना चाहते हो, कमेंट कर देना, स्पेशल वीडियो भी आप लोगों के लिए बना देंगे। बाकी नीचे की तरफ 511 485 414 के अच्छे लेवल हैं, यहाँ पे भी एवरेज आप कर सकते हो। बाकी देखिए कंपनी फंडामेंटल अच्छी है, तो आप अगर एवरेज भी डायरेक्टली यहाँ पे करना चाहो कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे एवरेज करने के बाद यहाँ एवरेज करने के लिए पैसा है, यहाँ एवरेज करने के लिए पैसा है? तो कहते हैं ना थोड़ी खाओ लेकिन स्वादिष्ट खाओ। तो बेटर होगा एक ब्रेकआउट आ जाए। आपको इस लेवल पे सतर्क होना है, सतर्क बोले तो रेडी हो जाना है अपना पैसा तैयार करके यहाँ पे खरीदने के लिए। जैसे ही ब्रेकआउट आए बाइंग कर लो, स्टॉप लॉस ये रख दो, ठीक है। रिवर्स आता है एग्जिट कर दो, दोबारा वापस आता है दोबारा बाइंग कर लो, 2 बार बाइंग कर लो, उसके बाद आपको तीसरी बार बाइंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है आपने एग्जिट नहीं करना है, फिर उसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये लेवल सतर्कता वाला है, आपको अलर्ट होना है। देखिए कुछ ही लेवल होते हैं जहां पे आपको एवरेज करनी होती है, जिनको फंडामेंटली बहुत भरोसा होता है वो तो यहाँ पे डेफिनेटली एवरेज करेंगे, लेकिन जो सेफ वेट खेलना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस भी ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक रिस्क लेने वाली बात जरूर है, लेकिन जो रिस्क लेता है वही प्रॉफिट बनाता है। तो इस लेवल पे एक
एक डिसीजन लेने का सोचो, और वो लेवल है 638 से 601 का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये भी हो सकता है यही कैंडल आप लोगों की रिवर्स आ जाए और आपको 511 से 485 का लेवल मिल जाए, तो बेटर होगा। वहां पे 50% डाउन है, तो ये लेवल काफी अच्छा रहेगा 511 से 485 का डायरेक्ट एंट्री के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी देखो ऊपर की तरफ निकला तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको दे सकता है। जिस तरह से ये पैटर्न चला था दोस्तों, हो सकता है ये इसी लेवल से रिवर्स हो। आप देख सकते हो यहीं से चला था, दोबारा इसी लेवल पे आया है, दोबारा ऊपर की तरफ यहीं से जाने के चांसेस भी हैं। तो ये लेवल सतर्कता वाला है। ब्रेकआउट का थोड़ा सा वेट कर लो, 200 पीरियड मूविंग एवरेज का वेट कर लो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मूविंग एवरेज जो भी आप इंडिकेटर यूज करते हो इस लेवल पर लगा कर देखो। बाकी दोस्तों, ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए